स्टार्ट करते हैं, वैदिक पीरियड में आगे बढ़ते हैं। अगर हम वैदिक एज को डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये दो कंसेप्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले है वैदिक सोसाइटी, और हमने वैदिक सोसाइटी पढ़ी है अभी तक, जिसमें हमने ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा और इसमें हमने लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा। लेटर वैदिक पीरियड को ही ऋग्वैदिक पीरियड को हम अर्ली वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं, और अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम हमने डिसाइड किया 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड का टाइम हमने डिसाइड किया 1000 बीसी से 600 बीसी। ऋग्वैदिक पीरियड का पीरियड है ऋग्वेद का, और लेटर वैदिक पीरियड का पीरियड है 3 अदर वेदों का, वो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमने सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर और रिलीजन के बारे में स्टडी किया, इनमें कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ अलग अलग चीजों का। वैदिक एज को दूसरे कंसेप्ट में हम अगर डिवाइड करें तो आती है वैदिक लिटरेचर। नाउ दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आते हैं मेन क्वेश्चंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझिएगा, कंफ्यूजन्स आएंगी लेकिन हम उसको दूर कर देंगे। क्या है वैदिक लिटरेचर? देखिए, जब हम बात करते हैं आर्यों के बारे में तो हम ये कहते हैं कि हमें इनके बारे में उस लेवल पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हमें आर्य की नॉलेज है। तो हम ये कहते हैं कि हमें इनकी नॉलेज है वेदों से, हम वेदों के बारे में जानते हैं। वेदों से हमारा क्या मतलब है? वेद वर्ड क्या है? तो वैदिक लिटरेचर आता है वेद वर्ड से, वेदास। और वेदास कहां से जन्मते हैं? शायद संस्कृत का एक प्रोटोटाइप वर्ड है विद। विद तो आप देख सकते हैं, विद्वान एक वर्ड होता है, विद्वान। वेद से फिर विद्या भी आता है। तो विद का मतलब है टू नो, टू नो जानना, या फिर वो जो क्यूरियस है, क्यूरियस है, या फिर क्वेस्ट, जानने की लालसा। ये सारी चीजें विद वर्ड से आती हैं। और मुद्दे की बात यह है नॉलेज। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज नॉलेज। अब नॉलेज यहां पर एक वर्ड है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे मल्टीपल वे में, कि नॉलेज किसने दी, नॉलेज किसको मिली, नॉलेज किस चीज की, और नॉलेज क्यों। ये चार बातें बनती है ना, नॉलेज किसने दी, किसको मिली, किस चीज की, और क्यों। उससे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। यहां पर बात समझ में आई? फिर जब भी हम नॉलेज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो चीजें आती हैं कि नॉलेज किस फॉर्म में। तो फॉर्म क्या रिटन था या फिर ओरल था? तो ध्यान से देखिए, आज जो आपके पास वेद अवेलेबल हैं, ये कब की बात है? ये 200 साल की बात है। भारत में 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं यूरोपियंस, और इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, एक मार्शल हैं, जॉन मार्शल और चार्ल्स विल्किंस। और इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से एक एशियाटिक जर्नल रिलीज होता रेगुलरली, और उसमें इन दोनों ने चूंकि संस्कृत सीखी है इंपॉर्टेंटली, तो बड़े पैमाने पर ये लोग भारत के रिलीजियस और सेक्रेट टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं। वेद भी कन्वर्ट हुए, हितोपदेश एक चीज है वो भी कन्वर्ट हुआ, भागवत गीता भी कन्वर्ट की गई, महाभारत भी कन्वर्ट किया गया, पंचतंत्र की कहानियां भी कन्वर्ट हुई हैं, सब कुछ कन्वर्ट हुआ। और वहां से हम आज की डेट में वेदों का ज्ञान समझ रहे हैं। ये एक बात। लेकिन मैंने ये कहा कि इन्होंने संस्कृत से इंग्लिश, संस्कृत सीख के, इंग्लिश तो इन्हें आती थी, तो इंग्लिश में इन्होंने कन्वर्ट किया। तो इनके पास उस समय संस्कृत का मटेरियल कहां से आया, संस्कृत कहां से, ये चीजें कहां से आई? तो इनके पास जो चीजें आई वो रिटर्न थी। वो वेद जो इनके सामने है वो वेदास रिटर्न वर्जन में है, ठीक है। और ये रिटर्न वर्जन में वेदास का अगर पीरियड फाइंड आउट करें तो ये पीरियड कुछ इस तरह का मिलता है, जैसे 300 बीसी से 400 एडी के दौरान ये लिखे गए हैं या फाइनलाइज हुए हैं, इतने लंबे समय में, ठीक है जी। अब हम जब बार बार ये कहते हैं कि 300 बीसी और 400 एडी, लेकिन एक्चुअल में आप कहेंगे कि ऋग्वैदिक एज कितनी थी? 1500 बीसी। और बार बार ये कहा जाता है कि ऋग्वेद के तैयार होने का समय 1500 बीसी है। तो 1500 बीसी के दौरान कुछ चीजें होती हैं, और वो चीजें क्या होती हैं उसे अब हमें समझना है। उस दौरान जो वेद हैं उनकी नॉलेज सरफेस पर आती है, सरफेस पे मतलब कहां से आती है वो भी समझ आ जाएगा,
और फिर तब से ये रेगुलरली मेमोरी के बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं और आपको फाइनली राइट डाउन करने के लिए ये मिलते हैं 300 BC के दौरान। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कुछ धर्म देखें विश्व भर में तो आपको कुछ ऑब्जर्व होता है। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को देखिए, तो ऐसा कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को गॉड ने ट्रुथ रिवील किया। तो जीसस क्राइस्ट कौन है? प्रॉफेट, पैगंबर है ना। इसी तरह से अगर आप देखें तो आप ये कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने आकर के ट्रुथ रिवील किया। इसी तरह हम कहते हैं कि जो ज़ोरोस्ट्रियन है, जरथुस्ट्रा ने आकर के ट्रुथ रिवील किया। अब इसी तरह से ये सारी चीजें छोड़िए, ये बाद की बातें हैं, बैक जाइए बहुत पहले। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ सीयर्स, संत ने, संतों को ट्रुथ रिवील हुआ है, और वो ट्रुथ कौन सा है? वेदास। तो वेद रिवील हुए हैं, आई बात समझ में? तो ट्रुथ उन्हें रिवील हुआ है। कैसे? तो इसलिए वेदों के बारे में ये कहा जाता है ये रिवील्ड है, रिटन नहीं है, रिवील्ड है। कैसे? सिंपल सी बात है, जैसे कभी पहले मोसेस को 10 कमांडेंट्स, 10 कमांडे मिल गई हैं उनके गॉड जेहोवा से। जैसे कभी जीसस को कमांड्स मिल गई हैं, नॉलेज मिल गई है। जैसे कभी प्रॉफिट को कमांड मिल गई है। तो सबसे पहले इसी तरह से इन सीयर्स को, इन संतों को, और जिनको हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इनको भी कमांड्स मिल गई हैं, इनको भी नॉलेज मिली है। तो इसलिए वेदों के बारे में ये कहा जाता है ये पुरुषों ने नहीं लिखे, ये ह्यूमन ने नहीं लिखे, ये डिवाइन है, ये गॉड की तरफ से आए हैं, और गॉड ने इनको एज इट इज डायरेक्टली कंप्लीट फॉर्म में उन संतों को, उन ऋषियों को दिया है, रिवील किया है, सच दिखाया है। तो ये रिवील्ड टेक्स्ट है, ये पुरुषों के द्वारा नहीं, ये अपौरुषेय है, अपौरुषेय है, अपौरुषेय। अब इस पर डाउट रहता है, अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएं तो जब हम वेद का अध्ययन करते हैं तो ऐसा कभी भी फील नहीं होता कि ये एक टाइम में एक ही पर्सन ने एक ही बार में लिख दिए हैं। इसमें समय का आभास होता है, राइटिंग पैटर्न में चेंज आता दिखता है, सिचुएशन चेंज होती दिखती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन का चेंज आता दिखता है, सारी चीजों का चेंज ऑब्जर्व होता है। तो ऐसा लगता है लंबे समय में कई लोगों ने कंट्रीब्यूट करके इसको तैयार किया है। फिर कौन सी बात सच है? तो अब चक्कर ये है कि सच कुछ ऐसा है कि जो सबसे पहले ऋषि थे, अब हुआ क्या, ऐसा कहते हैं कि तपस्या में है ऋषि। ठीक है, तो एक वर्ड है मन और एक वर्ड है ब्रह, ब्रह। तो अब तपस्या में है ऋषि। अब जब वो तपस्या में लीन है तो मेडिटेशन में बहुत स्ट्रांग है, तो उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स किस तरह के आ रहे हैं? वो हर थॉट के बाद उन्माद में है, आंखें बंद हैं और चीजें उसके माइंड में रिवील हो रही हैं वन बाय वन, और उन चीजों को वो पर्सोनिफाई कर रहा है। जैसे माइंड में, मन में पहला हॉरिजॉन एक्सपेंड हुआ, ब्रह। वो कैसे कि ऑब्जर्व हुआ रेनफॉल और अदर एस्पेक्ट, दैट इज इंद्र। तो वो इमेजिन कर रहा है रेन को और अदर चीजों को, और माइंड उसका एक लेवल पे एक्सपैंड हुआ। अनदर अग्नि, देन वरुण। ये सारी चीजें देखें तो ये मटेरियल वर्ल्ड है। और जब वो बैठा हुआ है ध्यान अवस्था में तो उसका जो माइंड है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, माइंड बन रहा है। तो आपका दिमाग क्या है, आपकी सोच क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का फॉर्मेशन हो रहा है। आपका माइंड मन हॉरिजॉन में एक्सपेंड कर रहा है, ब्रह, मन ब्रह हो रहा है, तो ब्रह मन हो रहा है, तो ब्रह्मना। इसलिए हम ये कहते हैं कि सभी ब्रह्मा की संतान है। सभी ब्रह्मा की संतान माने सभी के पास एक मस्तिष्क है, और उसमें वो क्या करता है? थॉट। और थॉट में उसके क्या चीजें आती हैं? जो उसने एक्सपीरियंस किया है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है। और जो उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है
उसे वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, ये आएगा आ जाके उपनिषद में, वो क्या है, द गॉड, आध्यात्म। और जिस दिन वो एक्सपीरियंस हो गया, मोक्ष, फिर उसके बाद कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है। जिस दिन वो एक्सपीरियंस हो गया जो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उसकी एक शर्त है कि मेरे बाद फिर कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो लास्ट स्टेज है, निर्वाणा। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है, ऋषि तपस्या में है और उनका माइंड नॉलेज से एक्सपेंड हो रहा है, तो ब्राह्मणा का पीरियड है, ये ब्रह्मा का पीरियड है बेसिकली। और इसी वजह से जैसे जैसे वो एक्वेंटेड, इनसे जानकार हो रहा है इन चीजों के बारे में, तो वो इन चीजों को नरेट कर रहा है। पहला, इन चीजों से खुश होकर के उसने इंद्र का फिनोमेना देखा माइंड के अंदर, उसने वरुण का फिनोमेना देखा कि ओ माय गॉड, दिस इज द सन, द सूर्य। और इसको जगह दी है किसने, द स्काई गॉड द्यौस पित्र। तो द्यौस पित्र ने इसको जगह दी है, ये उसकी वजह से रोज उगता है, रोज डूबता है। वाई? क्योंकि इसको ओशियन से वाटर फैच करना है। सूर्य ओशियन से वाटर फैच करता है, और यही कहानी दी गई है कि राजा को बलि मिलना जरूरी है प्रजा से। तो सूर्य ओशियन से वाटर फैच करता है और उसे प्योर करके इन द फॉर्म ऑफ रेन देता है अर्थ को। तो गिव एंड टेक, एक इनपुट और आउटपुट का सिस्टम। तो वो सूर्य को लेकर के बड़ा खुश हो रहा है। और फिर जब उसने अचानक देखा कि ये जो जल है, पानी है, दिस ओशियन, दिस वाटर इज अ वरुण, ये हुआ तो हरियाली थी, ये नहीं हुआ तो ड्रॉट था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये तभी होता है जब कुछ इंड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज थंडर, दैट इज लाइटनिंग, दैट इज क्लाउड, दैट इज इंद्र, द बोल्ट, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इंद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्र इज एजेंट, तो इंद्र होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें वो इमेजिन, उसको हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, एनलाइटनमेंट हो रहा है। और वो जैसे जैसे एक एक स्टेज एनलाइटनमेंट पे आगे बढ़ रहा है, ही इज डूइंग ऑल प्रेज टू ऑल द फेनोमेनास। वो बहुत प्रेज कर रहा है, खुश, उन्मूद, जैसे हम आंख बंद करके बैठे और खुश कि क्या उत्तम अनुभूति हुई है, जबरदस्त, और हम प्रेज कर रहे हैं। कई बार हम देखें नहीं कि मैसेज पढ़ रहे हैं और कुछ इमेजिन करके अपने में हंस रहा है, तो घर वाले कहते क्यों है, तुम क्यों हंस रहा, तो ऐसे ही वो अकेले में बस हंस रहा है, एंजॉय। तो उसके मन से प्रेज निकल रही है, वाह उत्कृष्ट। जब उसने इमेजिन किया कि ऐसे जल जाता है फिर वर्षा, तो इमेजिन कर लिया, उत्कृष्ट, वाओ। तो प्रेज है। फिर अपने इस एक्सपीरियंस का नरेटिव है, तो माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, अलग अलग फेनोमेनास के नरेटिव्स, उनकी प्रेज, उनकी स्टोरीज, ये सारी चीजें आपको ऋग्वेद में ऑब्जर्व होती हैं। आई बात समझ में? तो दैट इज द एस्पेक्ट। तो ये दीज टेक्स्ट रिवील्ड बाय द गॉड। तो इनके बारे में, ऋग्वेद के बारे में एक जिक्र ये आता है कि ऋग्वेद जो है ये ह्यूमन वर्ड में गॉड की लैंग्वेज है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड इन द वर्ड्स ऑफ द ह्यूमंस। आपको अगर ये फ्रेज आए कि ये किस वेद के बारे में है, तो इट इज अबाउट द ऋग्वेदा। तो ह्यूमन के शब्दों में भगवान की लैंग्वेज है ये। इट इज डिवाइन, इट इज अपौरुषे, और यही चीज है। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने जिक्र जब किया, तो मैंने वेदों को रिवील्ड क्यों कहा गया है, मैंने ये समझाया, व्हाई इट इज रिवील्ड। अब वैदिक, वेद वर्ड हटा के मैं यहां पे करता हूं वैदिक लिटरेचर, तो मीनिंग चेंज बदल देते हैं, वैदिक लिटरेचर, लिटरेचर। अब यहां पर कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, इतना इजी नहीं है वैदिक लिटरेचर को डिवाइड कर देना। इसका बेस्ट डिवीजन क्या बन सकता है? बेस्ट डिवीजन कुछ ऐसा बनता है, देखिए, अगर मैं वैदिक लिटरेचर को बांटूं तो मैं दो हेडिंग्स में बांटूंगा। सबसे पहला डिवीजन मैं रखता हूं श्रुति, और दूसरा डिवीजन में रखता हूं स्मृति। तो श्रुति एंड स्मृति, दिस इज वेस्ट। भाई समझ आ जाएगा अभी। देखो, श्रुति क्या है? श्रुति वो है जो रिवील हुई है, जो रिवील्ड है। और व्हाई इट इज श्रुति? बिकॉज इट इज ओरल, ये ओरल है। और इसमें क्या आ जाता है, श्रुतियों में क्या आ जाता है, ऑल द 4 वेदास, चारों वेद आ गए। अब समझते हैं, वेद का सिस्टम समझते हैं। तो मैं लिखता हूं ऋग्वेद, ऋग्वेदा, सामवेदा, फिर इनको अकेले अकेले मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। सामवेदा, उसके बाद यजुर वेदा, देन अथर्व वेद, अथर्व वेद। अब इनको समझते हैं। हर वेद के फर्दर
आगे पार्ट्स बने हैं। कैसे बने हैं? ये पर्टिकुलर ऋग्वेद के साथ क्या कनेक्टेड होगा? ऋग्वेद का अपेंडिस, ऋग्वेद का अपेंडिस, ऋग्वेद को एक्सप्लेन करने वाला पार्ट, दैट इज ब्राह्मणा, ब्राह्मणा, that is Brahman Granthas. So the first part of all Vedas or the first part of the Rig Veda, that is Brahmana. Another thing जो connected है इसके साथ, ब्राह्मण का कंक्लूसिव पार्ट जो फर्दर नर्चर होगा बड़े लेवल पर, अपेंडिक्स टू द ब्राह्मणा, आरण्यकाज। नेक्स्ट, आरण्यकों का कंक्लूसिव पार्ट जो आरण्यकों का अपेंडिक्स है, जो आरण्यक को एक्सप्लेन करेगा, दैट इज उपनिषद्स। उपनिषद्स, उपनिषद्स। तो आपने ऑब्जर्व किया कि कितनी चीजें हैं। ऋग्वेद था, उसमें से निकला एक ब्राह्मणा, इसमें से निकला अरण्य का, इससे निकला उपनिषद। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ऋग्वेद में एक्चुअली क्या था? तो ऋग्वेद से जो चीज निकलती है इसको हमने कहा संहिता। संहिता माने द कलेक्शन ऑफ द हिम्स, कलेक्शंस ऑफ द हिम्स। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना संहिता से कि संहिता क्या है, व्हाट इज संहिता। कई बारी उसी को वेद भी कह रहे हैं, कई बारी उसी को संहिता भी कह रहे हैं। तो अब मेरी बात सुनो, सपोज करो दिस इज ऋग्वेद, सपोज करो दिस इज ऋग्वेद। अब ये ऋग्वेद में क्या है? इसके पार्ट रहते हैं, इसमें एक पार्ट में क्या है? मंत्रास, और वो मंत्रा क्या है? इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शंस। तो ये क्या है? संहितास। तो वेद किन चीजों में बटा हुआ है? संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद। ये चार चीजें आपको कभी नहीं भूलनी। फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सेम, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद। ये चार्ट हमेशा याद रखना। आई बात समझ में? इस तरह से एक वेद चार हिस्सों में विभाजित रहता है ऑलवेज। इसी से हम नाम याद कर लेंगे, डोंट वरी। अब ये क्या हो रहा है? दिस एवरीथिंग, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, एवरीथिंग इज ओरल, एवरीथिंग इज श्रुति। तो क्वेश्चन आता है, श्रुतियां किन्हें कहा गया है? अकेले वेद, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद, यस, ये हैं श्रुतियां। क्योंकि ये सब क्या है? और ये ओरल, पहली बात। वाई? दिस इज रेवलेशंस, और इसलिए ये क्या है? एक तरह के अपौरुष है। ये क्या है? अपौरुष है। और इसको क्या कहा जाता है? वैदिक लिटरेचर प्रॉपर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वैदिक लिटरेचर प्रॉपर क्या है? वैदिक लिटरेचर प्रॉपर, क्योंकि वैदिक लिटरेचर जनरल भी है, तो प्रॉपर और जनरल में अंतर है। अब वैसे तो एक्चुअल में वैदिक लिटरेचर प्रॉपर में यही है, लेकिन एक कंसेप्ट है। एंशिएंट लिटरेचर सोसाइटी में उपनिषदों को काऊ कहा गया है, गाय, और भागवत गीता को दूध कहा गया है, गाय का, क्योंकि वो क्या है? सार, वेदों का सार। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वेदास प्लस भागवत गीता, भागवत गीता इज अ काइंड ऑफ वैदिक लिटरेचर प्रॉपर, वैदिक लिटरेचर प्रॉपर। और जब मैं वेदा बोला तो अब कंफ्यूज मत है ना, वेदा में वो चारों लेके चलना, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद प्लस भागवत गीता, वैदिक लिटरेचर प्रॉपर। क्यों वैदिक लिटरेचर प्रॉपर? रिवील्ड बाय द गॉड, इट इज ओरल, इट इज श्रुति, लर्निंग ट्रेडिशन। अब आते हैं इस पे, स्मृतियों पे। हम बात कर रहे हैं वैदिक लिटरेचर की, तो है सारा वैदिक लिटरेचर, ठीक है। इसको वैदिक लिटरेचर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपने देखा था कि जब हम वेदों की बात कर रहे थे तो वेदों में गॉड की प्रेज थी, वेदों में नरेटिव्स थे, और वेदों में हीरोइक एक्टिविटीज की भी प्रेज थी, और वेदों में स्टोरीज भी थी। तो वही जाके बाद में क्या बनी? महाभारत, रामायण, सब कुछ। पर महाभारत रामायण को समझाने के लिए क्या बने? पुराण। और अब समझाता हूं कुछ चीजें। तो स्मृतियां, स्मृतिज क्या है? स्मृतिज आती हैं ट्रेडिशन से। ये रेवोल्यूशन से आती है? नहीं, ये किससे आती है? ट्रेडिशन से। तो ये क्या है? मैन मेड। ये क्या है? मैन मेड। ये मैन ने दी है, ये रिविलेशंस नहीं है, ये गॉड से नहीं आती, ये ट्रेडिशन से आती है। ट्रेडिशन कैसे? संहिताएं समझी, ब्राह्मण समझे, आरण्यक समझे, उपनिषद समझे, तो अब आती हैं स्मृतियां। अब स्मृतियों में क्या आता है, इसको ध्यान से समझना।
स्मृतियों में आएंगे, आपके सामने में रखता हूं वेदांग। वेदांग, वेदों को पढ़ना इजी नहीं था, अब सबके तक पहुंचाने, सब तक वेद लेके जाने हैं, तो कैसे? वेद के अंग भी तो लगाने होंगे। विदाउट हेल्पिंग टूल्स हम वेदों को कैसे अंडरस्टैंड करें? तो अब हेल्पिंग टूल्स आएंगे, और हेल्पिंग टूल्स क्या है? पहला वेदांग कौन सा है? शिक्षा। शिक्षा, और ये क्या है? द फनेटिक्स, फनेटिक्स की नॉलेज, तो ये है फनेटिक्स, शिक्षा। आई बात समझ में? दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या है? अब आपको शिक्षा मिल गई है, तो शिक्षा किस लिए ली है? लॉजिक से करेंगे, जैसे 5 प्यारों के नाम किए थे वैसे ही। तो शिक्षा किस लिए ली है? फॉर द पर्पस ऑफ रिचुअल्स। तो सेकंड क्या है? कल्प। कल्प, दैट इज रिचुअल, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस। अब रिचुअल हो सकते हैं क्या? अगर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वेदास, वो क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तो थर्ड वन इज द व्याकरण। तो द व्याकरण, व्याकरण, तो व्याकरण क्या? ग्रामर। व्याकरण से आपने चीजें पढ़नी, जोड़नी समझ ली है, बट आपको इंटरप्रिटेशन कैसे समझ आएगी अगर आपको वर्ड का ओरिजिन, डेफिनेटिव मीनिंग नहीं पता? एटिमोलॉजी, दैट इज निरुक्ता। निरुक्त, निरुक्त। एटिमोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। आपको एटिमोलॉजी क्लियर है, सब कुछ पता है, लेकिन आप कभी भी उसकी स्पिरिट को अलाइव नहीं कर सकते अगर आपको उसके पैरामीटर्स क्लियर नहीं। मतलब कितना जाना है, कहां पे रोकना है, कहां से नेक्स्ट स्टार्ट करना है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी रखनी है। स्केल, दैट इज मैट्रिक्स, दैट इज छंद। छंद सुने होंगे आपने, कहते हैं छंद सुनाओ विआह के टाइम से, तो छंद इंपॉर्टेंट होता है। तो छंदाज, दैट इज मैट्रिक्स। छंद, तो छंद दैट इज मैट्रिक्स। और जब आप इस लेवल पर वेद समझे हैं, तो वेद इज ऑल अबाउट द ब्राह्मणा, दैट इज ब्रह्म। तो ब्रह्म मने द ऑल फेनोमेनाज, द ब्रह्मांड, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। तो लास्ट क्या है? ज्योतिषा। ज्योतिषा, द एस्ट्रोनॉमी, द एस्ट्रोनॉमी। तो ये हैं आपके सामने 6 वेदांग। समझ आई बात? अब इन 6 वेदांगों को आप समझते हैं, ये क्या है? ट्रेडिशन से आए हैं, ये आपको दिए गए हैं, रिवील किए गए हैं। इसमें से जिक्र जो है वो सबसे सॉलिड कल्प का है। कल्प, तो कल्प क्या है? इन द फॉर्म ऑफ द सूत्रास। ये वेदांग कैसे होते थे? इन द फॉर्म ऑफ सूत्र। सूत्र माने कि एक फ्लो में है, क्यों? कि याद हो जाए, लर्न हो जाए, तो सूत्र की फॉर्म में दिए जाते थे। तो इसीलिए कल्प सूत्र में से 3 इंपॉर्टेंट निकलते हैं, और उन 3 सूत्रों की अगर हम बात करें तो वो है स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, गृह सूत्र, और थर्ड वन वाज एक स्रोत, एक ग्रह, और समाज से जुड़ा हुआ कौन सा था? धर्म, धर्म सूत्रास। 3 सूत्र, वो सूल्व सूत्र था जो आप कह रहे हो। 3 सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 सूत्रों में से जो हिस्टोरियंस के और सबके इंटरेस्ट का जिक्र है वो है धर्म सूत्र भाई, क्योंकि यही सूत्र हैं। जैसे स्रोत सूत्र है, तो स्रोत सूत्र में बताया है कि अग्नि, सोम, इनसे जुड़े जुड़े बड़े पब्लिक रिलीजियस सेक्रीफाइसेस कैसे होंगे, नियम। गृह सूत्र में जो 16 संस्कार हैं, जन्म, बच्चे का गर्भ में आना, गर्भाध्ययन, बच्चे का जन्म, बच्चे का बड़ा होना, अन्नप्राशन, खाना खाना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, फिर अंत्येष्टि, लास्ट गर्भ से आने से मृत्यु से चले जाने के बाद तक जो 16 संस्कार रहते हैं। वैसे 40 संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हैं सारे ग्रह, डोमेस्टिक लेवल पर जो सारी बातें हैं, गृह सूत्र संपत्ति और बाकी चीजों से जुड़े, और धर्म सूत्र सोसाइटी और कम्युनिटी, किन रूल्स को फॉलो करे, किन कोड्स पर चले, किस तरह के सिस्टम माने। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रहा है धर्म सूत्र। और यही धर्म सूत्र की बात अगर हम करें तो आपने पढ़ा आकर जाकर के कि मैंने बोला ये स्मृति का पार्ट है, क्योंकि इसी पे आएगी सबसे इंपॉर्टेंट 18 स्मृतियों में से सबसे इंपॉर्टेंट स्मृति, मनु की स्मृति।
मनुस्मृति। तो ये सब क्या है? स्मृतियां हैं। और आपने पढ़े थे 500 बीसी से क्या स्टार्ट हो रहा है पीरियड? धर्म सूत्रों का, जो आगे जाकर के क्या बन जाएंगे? धर्मशास्त्रास, तो सूत्रास, शास्त्रास। तो अब मुद्दे की बात यहां पर क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझिए। अगर आपको आए कि स्मृतियों में क्या आता है, आप आंख बंद करके स्मृतियों को लिख देना कि स्मृतियों में ये चीजें आती हैं। सबसे पहले इतिहासा, इतिहासाज, ये स्मृतियों में आता है। और इतिहास का मतलब क्या है? एपिक्स, दैट इज महाभारत एंड रामायण, ये आता है स्मृति में, वेरी फर्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मृतियों में कौन आता है? पुराणाज, पुराणाज, दैट इज वो क्या है? माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, क्योंकि क्या है? मेटाफर्स, महाभारत रामायण समझानी है तो मेटाफोरिकली होगा, रूपक के तौर पे कहानियां ले लेकर के, और तो कोई आपके पास तरीका है नहीं। तीसरा इसमें क्या आ जाएगा? अगम्स, अगम्स एंड तंत्राज, तंत्राज, अगम एंड तंत्राज, यानी कि सेक्टेरियन टेक्स्ट। आपने पढ़ा था तमिलनाडु में अगम फेमस है। अगम, थोड़े दिन पहले एक करंट अफेयर न्यूज भेजी थी मैंने अगम ग्रंथों के बारे में, अगमास पढ़ा था ना आपने उस समय में अगम के बारे में यार? थोड़े दिन पहला हमारी डिस्कशन भी हुई, भी भेजा था करण के नाम पे कि इसमें से क्या क्या नोटिस करने वाला था। सो अगम और तंत्र सेक्टेरियन टेक्स्ट, क्लियर है ये बात? के बाद आ जाएगा इतिहास, इंपॉर्टेंट है, पुराण इंपॉर्टेंट है, अगम इंपॉर्टेंट है। स्टॉप करना जरा। देन चौथा स्मृतियों में आएगा क्या? द फिलोसफीज, दर्शनाज। तो दर्शन, जितनी भी फिलोसफीज आप पढ़ेंगे ना, 6 फिलोसफीज, 6 फिलोसफिकल स्कूल हमारे, वो इसके अंदर आते हैं, फिलोसफीज। एंड द लास्ट वन वाज धर्मशास्त्रास, दैट इज लीगल कोड्स, लीगल कोड्स। ध्यान से रुको, सुनो, ये हैं स्मृतियां, इतिहासाज, एपिक्स, दैट इज महाभारत एंड रामायण, पुराणाज, दैट इज माइथोलॉजीज, अगम्स एंड तंत्रास, दैट इज सेक्टेरियन टेक्स्ट, धर्मशास्त्रास, दैट इज लीगल कोड, एंड दर्शनाज, दैट इज फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स। ये पांचों कवर होते हैं किसमें? स्मृतियों में। और इनके साथ ऐसे प्लस करके लिख देना वेदांगा, वेदांग एंड दिस इज स्मृति, दिस इज वैदिक टेक्स्ट जनरल। तो स्मृति प्लस श्रुति इज इक्वल टू वैदिक टेक्स्ट जनरल, ओनली श्रुति वैदिक टेक्स्ट प्रॉपर। ये फर्क समझ में आ गया? अब आप लाइफ में कभी फंसोगे तो नहीं। ये चार्ट बेस्ट चार्ट था और यही ओनली एस्पेक्ट है। अब अगला कंसेप्ट समझो ध्यान से, इनको डिवाइड करने का और बेस्ट तरीका है, एक और बेस्ट तरीका समझो ध्यान से। जब हम श्रुतियों की बात कर रहे थे ना, तो श्रुतियों में पहले मैं लिखूं वेदा, फिर वेदों की डिविजन्स करते हैं संहिता, फिर मैं आता हूं ब्राह्मणा, फिर मैं आता हूं आरण्यका, फिर मैं आता हूं उपनिषद। अब यहां से काम चेंज, अब इस बेसिस पे भी समझ सकते हो। जैसे ही मैं उपनिषद से आता हूं तो आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता, यानी कि ये पूरा यहां तक का वेद का कंसेप्ट, ये है सारा वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में। और उपनिषद से आगे कहानी शुरू हो जाती है क्लासिकल संस्कृत की। वैसे सारे वेद संस्कृत में हैं, बट देयर इज अ हाई लेवल डिफरेंस बिटवीन द वैदिक संस्कृत एंड द क्लासिकल संस्कृत, क्योंकि 600 बीसी ऑनवर्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस की शुरुआत हुई है, याद रखना। तो उपनिषद ऑनवर्ड सब कुछ क्लासिकल संस्कृत में है। तो आपको पूछा जाएगा स्मृतियां किस भाषा में है? क्लासिकल संस्कृत, क्योंकि भाषा अब आई है। इसके पहले तो अपौरुषेय था, इसके पहले तो मंत्रास थे, इसके पहले तो इंचेंटिंग था, बस समझ नहीं आ रहा था आम बंदों को कि ये क्या है। जो भाषा में परिवर्तित हुआ है वह संस्कृति है, और वह है क्लासिकल संस्कृत। इसके पहले वो क्या है? वैदिक भाषा। बात समझ में आई? तो और अब जो आ रहा है वो है संस्कृति। अब हम समझ रहे हैं, ऑर्डियल मैनर में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्लासिकल संस्कृत आती है। इस वे में भी आप डिवाइड कर सकते हैं।
आपको श्रुति और स्मृति का फर्क समझ आया? 6 वेदांग कभी भूलोगे तो नहीं, मार क्वेश्चन आते हैं इन पे, वेदांगों पे। आई बात समझ में? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वेदों के अंत में आया वो कौन था? उपनिषद। तो जो वेदों के अंत में आएगा उसे हम वेदांत कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, वेदों का अंत वेदांत। तो उपनिषद सर वेदांत। तो इसलिए आपको कहा जाता है वेदांतिक फिलॉसफी के बारे में बताओ, वेदांतिक फिलॉसफीज। आई बात समझ? तो वेदांत, वेदों के अंत में वेदांता, दैट इज उपनिषद। तो बहुत लोगों का नाम भी होता है वेदांत, वेदांता, वेदांतिक, इस तरह से। आई बात समझ में? ये सारी बात क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर 1 मिनट रुको। अब हम शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 और बिगिनिंग करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद तो बुक में लिखा रहेगा वेदा, तो चूंकि हम हिंदी जानते हैं तो मैं वेद ही कह रहा हूं। ऋग्वेद के बारे में कहते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है। ये वर्ल्ड का इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा हुआ सबसे ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है। और इसकी डेट एग्जैक्ट फाइंड आउट हो रही है 1500 बीसी के अराउंड। ओके, दैट इज एस्पेक्ट। क्यों? कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे इराक के इलाके में हमें 1600 बीसी के अराउंड की एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, कसीते इंस्क्रिप्शन, जो कसीते लोगों के द्वारा, और जो अब जगह का नाम है, इंस्टॉल वहां पर की गई है, जिसमें कुछ जिक्र मिलता है ऐसे नामों का जो ऋग्वेद में भी है। इसके बाद बात करते हैं तो हम तुर्की का ईस्टर्न एरिया, एनाटोलियन प्लेट्यू, वहां पर हमें मिनाते इंस्क्रिप्शंस मिलती है। और मिनाते वहां का एक एम्पायर है, जिनकी एक ट्रीटी होती है नॉर्दर्न आए हुए लोगों के साथ, और उसमें जिक्र आता है इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य, 4 देवताओं का, जो इंडिया में भी है, इंद्र, मित्र, वरुण और अश्वनी। तो ये 4 इंडिया में भी है, तो मैचिंग होता है। ये सारी चीजों को रिवील करते हैं अगर, तो क्लियर होता है कि 1500 बीसी के टाइम का ही है हमारा ऋग्वेद। ठीक है। अब इस ऋग्वेद की खासियत क्या है? इसमें 1028 हिम्स। मुझे लगता है जब फर्स्ट टाइम मैंने 1058 बोला था क्या? बिल्कुल फर्स्ट टाइम 58 नहीं, इसको 28 करना है, करेक्ट करना। 1028 हिम्स है। ठीक है। इसमें 1017 हिम्स हैं और बाकी के 11 खिल्ल हैं। खिल्ल, वो पता लग जाएगा, अखिल्ल कहते हैं इनको। ठीक है। खिल्ल होते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ खिड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ, फुल्लियां ਨੂੰ खिल्ला नहीं कहते, खिल्ला खानियां, याद करो पंजाबी च। अब नहीं कोई कहता, पहले कहते थे। क्या है ऋग्वेद में? ध्यान से समझिए। ऋग्वेद में डिफरेंट डिफरेंट गॉड जो कि नेचर से पर्सोनिफाई किए गए हैं, उनकी प्रेज में हिम्स है, यानी कि सूक्त। तो 1028 सूक्त हैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लियर? सेकंड एस्पेक्ट, ये जो ऋग्वेद है इसके बारे में वो बात क्लियर है कि ये अपौरुषेय है, ये रिवील्ड है। और ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10 किताबें हैं। और इसके अलावा जिन 8 सीयर्स या संतों ने या ऋषियों ने ऋग्वेद को कंपोज किया है, उनके बेसिस पर 10 मंडल और 8 अष्टका, 8 अष्टका भी कह सकते हो आप इन्हें। तो या 10 मंडल कह लो, 10 चैप्टर्स, या 8 अष्टका। इसमें से दूसरे से 7वें तक का अर्लीस्ट है, और फर्स्ट, 8th और 10th बाद में जोड़ा गया है। और इसलिए पता लग रहा है क्योंकि जो 10th जोड़ा गया है वो 1000 बीसी के अराउंड है, और उसके पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का जिक्र मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें हमें प्राइमेबल मैन, पुरुष को अग्निदाह में आहुति देने की कहानी मिलती है। तो ये एस्पेक्ट है। जो इसमें 9th मंडल है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है टू द सोम जो गॉड ऑफ वेजिटेशन है। और ये अदर 3 वेदों से हिम्स इकट्ठे करके 9th मंडल तैयार किया गया और इसे बाद में जोड़ दिया है ऋग्वेद में। आई बात समझ में? अदर 3 वेदों से लेकर के किया गया है। क्लियर? ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के साथ जो अपेंडिसेस कनेक्टेड हैं उसे इजी करने के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण। तो ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के साथ कनेक्टेड हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कौशिकी ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का, ये याद रखना। और दूसरी बात, ऐत्रेय और कौशिकी यही 2 आरण्यक भी हैं इसके।
यही दो इसके आरण्यक भी हैं। तो दो आरण्यक हैं इसके, ऐत्रेय कौशिकी, और दो ही ब्राह्मण भी हैं इसके, ऐत्रेय और कौशिकी। आई बात समझ में? ऋग्वेद से हमें आर्यों की सोसाइटी के बारे में पता लगता है। जैसे हमने ये पता लगाया आर्य क्या खाते थे, उनके दूध, और दूसरा दूध खाना, यव का जिक्र मिला, बार्ले खाते थे। दूसरा हमें उनकी पेनिट्रेशन और सेटलमेंट का पता लगता है, जैसे कहाँ से आए हैं, वहां से आते हुए नदियों का जिक्र, पर्वतों का जिक्र और सप्त सैंधव प्रदेश का जिक्र, हमें इस तरह की चीजें मिलती हैं, जिसमें बार बार आपको सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। और इतनी इंपॉर्टेंट है सरस्वती क्योंकि उसके अराउंड वेद लिखे गए हैं। तो बाद में जाकर के आप देखें सरस्वती को नॉलेज की गॉडेस मान लिया है, और सरस्वती ही ब्रह्मा की पत्नी है ना, क्योंकि सरस्वती के अराउंड वेद लिखे। वेद क्या है? रिवेलेशन ऑफ द गॉड। उससे क्या आ रहा है हमारी माइंड में? माइंड कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस आई है किस नदी के कंढे? सरस्वती। तो सरस्वती के अराउंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस हुए ना, रियलाइजेशन। तो सरस्वती हुई ना ब्रह्मा की पत्नी। ब्रह्मा माने माइंड, द ऑल नॉलेजफुल माइंड, एंड सरस्वती द नेचर, जिसने हमें अवेयर किया। तो सरस्वती समझे मीनिंग? सरस्वती रिवर गॉडेस है, सरस्वती इज अ गॉडेस ऑफ द नॉलेज ऑल्सो। आई बात समझ में? तो दैट इज द एस्पेक्ट। तो कुल मिलाकर के हमें इस तरह की उनकी पेनिट्रेशन के बारे में पता लगता है। सोसाइटी के बारे में ऋग्वेद से पता लगता है कि किस तरह के विवाह हुआ करते थे, और उसमें पता लगता है कि राजा की पोजीशन कैसी थी। उसमें एक बात आती है, जैसे सूर्य समुद्र से जल लेकर के बरसात देता है पृथ्वी को, इसी तरह से राजा की ड्यूटी बनती है कि सभी लोगों से वो बलि लेकर के और सब कुछ वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करे, उनके साथ शेयर करे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जब ऋग्वेद में ही आगे जाएंगे लेटर वैदिक पीरियड में, तो आपको जिक्र मिलेगा कि प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति। याद रखना, तो प्रजापति की पुत्रियां हैं कौन? सभा और समिति। तो हमें पता है कि सभा समिति कौन, प्रजापति कौन? ब्रह्मा गॉड। और ब्रह्मा की पुत्रियां ही कौन हो सकती हैं? सभा समिति कौन? क्योंकि सभा और समिति कौन है? प्रजा, लोग। तो रिलेशन बनता है ना, ब्रह्मा द ऑल अवेयर्ड माइंड तभी बेटर वे में परस्यू कर पाएगा अगर वो प्रजा के साथ चल रहा है। तो ब्रह्मा की पुत्रियां हैं सभा और समिति, ऐसा जिक्र वेदों में हमें मिलता है। फिर डाउरी देने का और लड़की खरीदने का भी जिक्र आता है। एक जिक्र आता है कि एक दामाद उतना कैपेबल नहीं है तो वो पैसे दे के लड़की खरीदता है, और एक जिक्र आता है कि लड़की फिजिकली प्रॉब्लम में है तो उसको दौरी दे के शादी कराई जाती है। इस तरह के जिक्र हमें ऋग्वेद से सुनने को मिलते हैं। ये सारी सोसाइटी जो आपने पढ़ी है लास्ट कुछ दिनों में, ये हमें इस तरह की चीजें, आर्यों के बारे में, उनकी पॉलिटिक्स, उनके सोसाइटी, उनके रिलीजन कल्चर के बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारियां मिलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 33 गॉड्स हैं, और उन गॉड्स को हमने डिवाइड किया है एटमॉस्फेरिक गॉड्स। जैसे एटमॉस्फेरिक गॉड में हमने डिसाइड किया था इंद्र, रुद्र द गॉड ऑफ वेजिटेशन काइंड ऑफ, इंद्र द गॉड ऑफ वॉर और द गॉड ऑफ रेन, और मरुत द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स जो बहुत नुकसान लेकर के आता है। फिर देन द सेलेस्टियल गॉड, द गॉड वरुण, द गॉडेस अदिति, द गॉडेस उषा, द गॉड विष्णु, ये सारे सेलेस्टियल गॉड हैं। देन द टेरेस्ट्रियल गॉड, द गॉड अग्नि, गॉड सोम, द गॉड ऑफ वेजिटेशन, एंड द गॉडेस अर्थ, पृथ्वी। तो इस तरह का जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है। 33 गॉड्स हमने इस तरह से डिवाइड कर रखे हैं। ये सारी जानकारी, सारा वैदिक पैंथियंस जितना है, उनके डिविजन्स, उनको दिए जाने वाले मंत्र, उनकी प्रेज, हिम्स, एवरीथिंग ऋग्वेद हमें जानकारी देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आर्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए, और उसे फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है इन ब्राह्मण ग्रंथों और इन आरण्यक ग्रंथों के थ्रू। आई बात समझ में? हैं थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा। के बाद आता है सामवेद। सामवेद, तो साम, अगर हम डीप रूट में जाएं तो साम मने क्या हो सकता है? आप अगर हारमोनियम तो देखें तो कहते हैं ना साम दो, साम दो, सम, गाना सा, ये साम है, सम है। इसके बाद अगर आप सूफियों में जाएं तो वो क्या करते हैं? समा बंधा, समा बांध गया। समा क्या है? द मिस्टिसिज्म, द एक्सटेसी, द स्टेज ऑफ एक्सटेसी। तो समा मने द म्यूजिक,
सामवेद। तो यहां से म्यूजिक वर्ड, इट इज ऑल मेलोडियस। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जन्म सामवेद से हुआ है, याद रखना। तो साम माने मेलोडी। अब क्या है ये? ऋग्वेद सबसे पुराना है, हमें कैसे पता लगा? अदर तीनों वेदों में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। अदर तीनों वेदों में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, और ऋग्वेद के ही मंत्रों पे बस काम अलग अलग हो रहा है, इसलिए ऋग्वेद ओल्डेस्ट है ना फिर, तो बाकी उसके बाद है। तो अब सामवेद में क्या हो रहा है? ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हें प्रॉपर ट्यून पे लाया जा रहा है, स्केल पे लाया जा रहा है, मैट्रिक्स पे लाया जा रहा है, प्रॉपर ट्यून। और ट्यून करने के बाद सोम यज्ञ परफॉर्म करने के लिए ऋग्वेद के इन हिम्स को प्रॉपर म्यूजिकल फॉर्म में गा सकें वो प्रीस्ट, जिन्हें हम कहते हैं उदगात्री। उदगात्री, तो इसलिए सामवेद है। तो सामवेद का एक स्पिरिचुअल मीनिंग समझो, इट इज अ योगा ऑफ सॉन्ग। अब बड़ी जबरदस्त बात है, योगा ऑफ सॉन्ग, मतलब ये क्या है? सॉन्ग ऑफ योगा होता तो समझते, योगा ऑफ सॉन्ग क्या है? तो योगा क्या है? व्हाट इज योग? योग माने द एसोसिएशन, द मिलन, द असिमिलिएशन। तो सॉन्ग माने आप ऋग्वेद के हिम्स को गायन पद्धति से सॉन्ग के एस्पेक्ट पर मिला रहे हैं, दैट इज एस्पेक्ट। और ये किस सेंस में हो रहा है? वेरी एक्सटैटिक सेंस। इट इज अ काइंड ऑफ योग असिमिलिएशन of the different hymns of the Rigveda. So that's why it is a yoga of song. Second aspect, ऋग्वेद का कंसेप्ट क्या है? अब सामवेद का कंसेप्ट क्या है? ध्यान से सुनना। सामवेद, ऋग्वेद में अगर वर्ड है तो सामवेद उसका एक्सप्रेशन है। ऋग्वेद में अगर नॉलेज है तो सामवेद उसका रियलाइजेशन है। ऋग्वेद अगर वाइफ है तो सामवेद हस्बैंड है। दे आर बोथ इंडिस्पेंसिबल। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का पति किसे कहा गया है? सामवेद को। सामवेद उसका हस्बैंड है, दोनों कनेक्टेड हैं, तो योग हुआ है, दोनों में मेल हुआ है। इट्स अ योग ऑफ सॉन्ग, दैट इज एस्पेक्ट। तो ये सामवेद की इंपॉर्टेंस है। तो सामवेद, सारी बातें क्लियर। इसमें क्या है? ऋग्वेद के ही मंत्रास यूज किए गए हैं, और उनको हमने क्या किया है? मेलोडियस प्लेटफॉर्म पर गाने का प्रयास किया है, मैट्रिक्स प्रोवाइड किए हैं, एक स्केल पर ला करके अट्यून कर दिया है, ट्यूनिंग दे दी है, और उसके बेसिस पे काम चल रहा है। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट वन वाज यजुर्वेद। यज्ञों का वेद। अब क्या कर रहा है ये? जितने भी वेद हैं चारों के चारों वेद वर्स में हैं, वर्स की फॉर्म में है, माने पोएटिक है ना। पोएट्री जैसे होती है, मैट्रिक्स। पोएट्री क्या होती है? मैट्रिक्स है। जैसे एक लाइन बोली तो अगली लाइन उसी सेंस में खत्म होती है ना, काफिया। इसको उर्दू में कहो तो काफिये में है। जैसे मैं शायरी पढ़ता हूँ, रहता हूँ क्लास में, ये वर्सेस होता है, वर्स राइटिंग, पोएट्री। वर्स माने कविता, बस पोएट्री। सारे वेद वैसे ही है, क्योंकि मंत्र ही है ना। लेकिन ये यजुर्वेद की खासियत है, इसके दो एस्पेक्ट हैं, ये वर्स एंड प्रोज दोनों में है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कौन सा वेद दोनों में है? गद्य एंड पद्य, यानी कि वर्स एंड प्रोज। ठीक है, तो इसको हिंदी में ये कहते हैं, तो दोनों में है वर्स एंड प्रोज। तो कैसे होता है, समझो ध्यान से। इसमें यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और एक है, सॉरी साथ ही था, शुक्ल यजुर्वेद, और एक है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, जो शुक्ल यजुर्वेद है दैट इज मंत्रास, दैट इज मंत्रास। और ये क्या है? एक तरह से वर्स की फॉर्म में। शुक्ल यजुर्वेद वर्स में है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है ये है नरेटिव, और ये क्या है? प्रोज। ये प्रोज की फॉर्म में है, एक तरह से। आई बात समझ में? तो इसके दो पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद है क्या? सिस्टम चेंज है। ऋग्वेद में मंत्र थे, यजुर्वेद में ऋग्वेद के मंत्र हैं, एक्सेप्ट 70-75 मंत्र जो अलग हैं,
यजुर्वेद में ऋग्वेद के सारे मंत्र हैं, तो उन मंत्रों को प्रॉपर कैसे एन्चेंट करना है, इसके सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इसमें हैं, सारे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस इसमें हैं, सारे फॉर्मूलाज इसमें हैं। और ये क्या कहते हैं, यजुर्वेद क्या कहता है, समझो, बहुत डीप है इसका मीनिंग। ऑलवेज आप सुन रहे हैं तो आपका माइंड ऐसे आता है कि रिचुअल्स, और ये सारे लेटर वैदिक पीरियड के वेद हैं, कोई है में जब भी आप सुनते हैं तो रिचुअल्स की बात है, और ये कौन सा लेटर वैदिक पीरियड है, तो रिचुअल्स के बारे में क्या होगा इसमें देखो। रिचुअल क्या होते हैं, मतलब अगर हम बात करें तो आप लेमैन लैंग्वेज में कहेंगे रीति रिवाज, है ना, रिचुअल्स। तो रीति रिवाज क्या होता है बेसिकली, अगर देखते हैं रीति, तो रीति ये थी कि छंद सुनाना है। इससे हमें क्या चेक हुआ छंद सुना करके, कि म्यूजिकल माइंड कंसीव करता है ये पर्सन, इसकी जो जबान है लड़खड़ाती तो नहीं है, सिविलाइजेशन की नॉलेज है क्या, मेलोडियस है क्या, सारी चीजों को समझता है। इससे हम क्या इवेल्युएट कर पाए, उसका इनर सेल्फ। वो तो सामने खड़ा दिख रहा था, बॉडी तो दिख रही थी, आउटर वर्ल्ड तो रिवीलिंग था, इनर वर्ल्ड रिवील हो रहा था क्या, तो उसके लिए हमने क्या बोला, छंद सुनाओ। छंद से पता लगेगा उसका थॉट, कि वो क्या सोचता है, वो कैसे कंसीव करता है चीजों को। तो रिचुअल्स क्या होते हैं, रिचुअल्स आपको आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड ले जाते हैं। द ओनली वे टू फॉर द पाथवे टुवर्ड्स द इनसाइड, दैट इज रिचुअल्स। कैसे होता है, द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट इज द एन्चेंट। प्रॉपर एन्चेंटिंग होनी चाहिए, मंत्र उच्चारण प्रॉपर, कैसे, जैसे फॉर्मूला बेस्ड है उस वे पे उच्चारण करना है। इससे क्या होगा, सबसे पहले इन्वोक होंगे आपके वर्ड्स, वर्ड्स के लेवल पर आप इन्वोक हो जाएंगे। और वर्ड्स कैसे बनते हैं, जो आपके लंग्स हैं उनका डायफ्राम उसी वे में एक्सपेंड होता है जैसा वर्ड बनाना होता है, और एयर का कॉम्बिनेशन आपकी जो जो आपका गला है फेरेंक्स, उसकी जो यहाँ पर पाइप्स हैं वो उतनी खिंचती हैं जैसा वर्ड आपने परसीव किया है, और उतना ही एयर रिलीज होकर जीभ में आता है, जीभ एयर को उसी वे में फॉर्मुलेट करती है और वो एटमॉस्फेयर में आता है और आपके कानों पे वो एयर का फॉर्मूला पड़ता है। तो वर्ड से किस में चेंज आता है, ब्रेथ, ब्रेथ, और ब्रेथ जाता है आपकी रगों में, वेन्स में, और ब्लड दो चीजों को लेके जाता है, ब्रेथ ऑक्सीजन एंड द अनदर वन इज द ग्लूकोज। और ये जो ब्रेथ आपकी बॉडी में जिस वे में है, प्राणा, उसी वे में इन्वोक होगा आपका माइंड, द ब्रह्मा। तो कुल मिलाकर के वो ये कह रहे हैं